Yes students, how are you? I hope all of you are good. Students, in our previous videos we have discussed about the concepts of multiplier or determination of national income, and according to that national income is determined where AD equal to AS. यही आप लोगों ने स्टडी किया कि जो नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन है वो कहाँ पे होती है, जहाँ भी आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है वहाँ हमारी नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होती है. एम आई राइट? So today we are going to discuss about the topics of excess demand and deficit demand. Excess demand and deficit demand. ये हमारे आज के बेटा कॉन्सेप्ट हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. इन कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या स्टडी करना है कि जब आप लोगों की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम जो हमारी इकॉनमी है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इकॉनमी का जो इक्विलिब्रियम है कैसे इफ़ेक्टेड होगा. सिमिलरली जब डेफिसिट डिमांड, दैट मीन्स कि डिमांड हमारी इक्विलिब्रियम लेवल से कम हो जाती है. सबसे पहले भी इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होंगे, उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा. ये हम लोगों ने स्टडी किया. लेकिन इट डजंट नीड नेसेसरी, इसके लिए ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमारे पास AD इक्वल टू AS हो वहाँ हमारे पास फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसा कभी भी नहीं होता. ठीक है, दैट मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि आप लोग बोलोगे कि मैडम AD इक्वल टू AS हो गया, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. नो डाउट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो. समटाइम्स जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है मीन्स AD इक्वल टू AS है, विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पॉसिबल है, जिसके लिए आप लोग वर्ड यूज़ करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्या वर्ड आएगा बेटा हमारे पास? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और एक आपके पास क्या है भी? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दोनों का डिफरेंस क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम उस टाइम होगा व्हेन वी आर यूजिंग फुल रिसोर्सेज, वी आर यूटिलाइजिंग फुल रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम उस टाइम होगा जब आप लोग रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे, उससे पहले ही हमारी जो AD है इक्वल टू AS हो गई और यहाँ आप लोग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं और हमारी उस टाइम AD इक्वल टू AS होगी. ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आज के टॉपिक है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और इन दोनों टॉपिक्स को बेटा हम लोग एज अ डिफरेंस करेंगे, बिकॉज डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर भी ज़्यादा होंगे प्लस टाइम भी कम लगेगा, और आप जो चैप्टर है अपना बहुत ही कम टाइम में क्या कर सकते हो भाई, कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और इसके अकॉर्डिंग बेटा जो आप लोगों के पास एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है उसका डिफरेंस सबसे पहले हम लोग करेंगे मीनिंग कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या है. देखो भाई, एक्सेस डिमांड आप सभी को पता है बेटा कि आप लोग एक टॉपिक करके आए हो बेसिक्स में, दैट इज़ एक्स एंटी और एक्सपोज्ड. एक्स एंटी का मीनिंग था प्लान्ड, जो कि आप लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो, जो हम लोग इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमिक्स. और एक हमारे पास होती है एक्चुअल. तो प्लान्ड इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मीनिंग है कि जो आप लोगों ने डिमांड प्लान की थी और जो आपके पास एक्चुअल में डिमांड है, एक्चुअल वाली डिमांड ग्रेटर है देन द प्लान,
उसको आप लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, आप लोगों ने प्लान किया कि इस साल इकॉनमी में 250 करोड़ की डिमांड होगी, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास डिमांड हो जाती है दैट इज़ 300 करोड़। तो हमारे पास एक्चुअल में डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो इसी को हमने क्या बोला है भी, इसी को हमने बोला है एक्सेस डिमांड। मीन्स जब हमारे पास क्या होगी बेटा, एक्चुअल डिमांड will be greater than planned डिमांड। और प्लान्ड को बेटा रिक्वायर भी बोला जाता है। प्लान डिमांड बोल लो या रिक्वायर बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। उस टाइम हमारे पास क्या होगा, उस टाइम हमारे पास होगी एक्सेस डिमांड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस, व्हेन एडी greater than AS but corresponding to full employment equilibrium, corresponding to full employment equilibrium। ठीक है जी, और इस साइड आपने ऑपोजिट करना है। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है बेटा, आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि आपके पास इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, उसके बाद भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई दैट एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, जो कि हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे कैसे इसने क्रिएट किया। बट उसके लिए सबसे पहले डेफिसिट डिमांड का मीनिंग कि व्हेन एक्चुअल डिमांड विल बी लेस देन planned or required demand, that is called deficient demand, or it will be AD less than AS corresponding to full employment equilibrium, full employment equilibrium। सही है जी, देखो मीनिंग बेटा दोनों का क्लियर है आपको। इसके बाद आप लोगों ने क्या करने हैं बेटा, इसके कॉजेज क्या हैं एक्सेस डिमांड के। ठीक है, जो कि इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करने वाली है, उसके कॉजेज क्या है एक्सेस डिमांड के। देखो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, सभी को पता है कि जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे पास 4 सेक्टर हैं। क्या होगा, इन चारों सेक्टर्स के द्वारा डिमांड इंक्रीज की गई, इन चारों सेक्टर्स के द्वारा जो अपना खर्चा था वो बढ़ाया गया। इसके कारण इकोनॉमी में क्या हुआ बेटा, एक्सेस डिमांड हुई विच क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर विल इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा भाई, प्रोड्यूसर सेक्टर विल इंक्रीज, क्या करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, विल इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चे को बेटा, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है। यू शुड नो बिकॉज सी मीन्स कंजम्पशन। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्या किया है, ओपन इकोनॉमी की इक्वेशन की है, दैट इज C + I + G + नेट एक्सपोर्ट्स। पता है बेटा सभी को, C हो गया हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X - M हो गए नेट एक्सपोर्ट्स। तो जस्ट हमने यही करना है कि चारों सेक्टर्स थे जो हमारे बेटा चारों सेक्टर्स थे, उन्होंने अपना क्या कर दिया है, उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दिया है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है बेटा, उसने क्या किया, उसने एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर दी। देखो चारों सेक्टर में किसी ना किसी तरीके से जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो रहा है। और इस साइड क्या आएगा अभी, डेफिसिएंट डिमांड में, डिफ्लेशनरी गैप में
कि चारों सेक्टर्स ने जो अपना खर्चा था वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो अब आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, जो 2 मेन पॉइंट्स हैं, जिससे आपको एक अलग से क्वेश्चन भी, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड फॉर 1 मार्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे इसका डायग्राम, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की और ज़्यादा क्लैरिटी होगी डायग्राम से। और उसके लिए आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। और डायग्राम के लिए मैंने आपको एक अप्रोच करवाई थी, ADAS अप्रोच, SI अप्रोच, इनकम डिटर्मिनेशन की अप्रोच। उस अप्रोच के अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इकॉनमी में इनकम डिटर्मिन करो कि आपकी इकॉनमी में इनकम कितनी डिटर्मिन हुई है, ठीक है भाई। तो उस डायग्राम के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सभी को पता है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है कैसे बनती है। यदि नहीं पता तो बेटा बेसिक्स की वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया है कि एग्रीगेट सप्लाई की कर्व कैसे बनेगी, एग्रीगेट डिमांड की कर्व कैसे बनेगी। आप लोग पहले वो वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आके देखोगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे आई। और ये है भी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखो इकॉनमी में जो हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन थी या आउटपुट डिटर्मिनेशन था, कितना हुआ, ये वाला, दैट इज OY। बिकॉज सभी को पता है कि हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन आ जाए, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन आ जाए, आउटपुट डिटर्मिनेशन आ जाए, तो सभी का हमारे पास एक ही आंसर है, वेयर AS इक्वल टू AD। दैट मीन्स हमारी इकॉनमी में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, हमारी इकॉनमी में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, हमारी इकॉनमी की जो इनकम डिटर्मिनेशन है वो इतनी है। उसके बाद बेटा जैसा कि मैंने आपको अभी करवाया कि हमारे जो चारों सेक्टर थे उन्होंने डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया, उनकी डिमांड इंक्रीज़ होने के कारण जो आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड कर्व थी वो क्या हो गई भी, वो हो गई शिफ्ट। आप लोगों ने जस्ट डॉटेड लाइन, जिससे हम लोग शो कर सकें कि हमारी एग्रीगेट लाइन क्या हुई है, एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट, दैट इज़ AD डैश और AD1, आप लोग कोई भी नेम दे सकते हो। अब देखो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वेयर AS इक्वल टू AD, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को आप लोगों ने क्या बोलना है भी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप देखो आप लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैन यू इंक्रीज द आउटपुट, नो। वाई यू कांट इंक्रीज द आउटपुट, बिकॉज जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, दैट एग्जिस्ट, दैट जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, इसके अलावा हमारे पास और लेबर ही नहीं है, हमारे पास और हमारी वर्क फोर्स ही नहीं है जिसको हम काम पे लगाएं और प्रोडक्शन और क्रिएट कर सकें। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज द पर्सन हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, दे आर वर्किंग एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। ये तो पता होगा फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है भाई, द पर्सन हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क गेट वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। सभी को काम मिल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास और वर्कफोर्स नहीं है विलिंग या एबल वाली, ठीक है, जो विलिंग भी होनी चाहिए और एबल भी होनी चाहिए। तो ऐसी हमारे पास और वर्कफोर्स ही नहीं है, तो आप लोग कैसे आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो? टेल मी, यू कांट इंक्रीज योर आउटपुट। तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा GDP है, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज OY। OY जो आपका आउटपुट है वो क्या रहेगा भी, कांस्टेंट रहेगा। हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते अब, लेकिन आप लोग डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा एग्जिस्टिंग आउटपुट पे। एग्जिस्टिंग जो आपके पास पहले से ही आउटपुट है उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो हम जस्ट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये आपका बेटा लाइन है, पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप लोगों ने क्या करना है, नवी एडी पे, जो आपकी नई एडी है उस एडी पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। इस स्ट्रेट लाइन को EF को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को, ठीक है, EF को आप लोगों ने क्या बोलना है बेटा, EF हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। बिकॉज हम लोग आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, जो
एक्सेस डिमांड का प्रेशर है वो किस पे पड़ेगा, वो एग्जिस्टिंग आउटपुट पे पड़ेगा, जिसके कारण आप लोग क्या कर दोगे, जस्ट प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे ईएफ। तो ईएफ क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी गैप। तो वही रिजल्ट निकल के आया ना जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप, उसने इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट कर दिया। सही है बेटा, क्योंकि हम लोग आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते थे। अब सिमिलरली आपके पास डेफिशिएंट डिमांड की डायग्राम आएगी, जिसमें हमारे पास ये आ गई आपके पास एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गई हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, बोथ आर इक्विलिब्रियम हियर, मींस ओवाई आउटपुट इज डिटरमिन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितनी आउटपुट की डिटर्मिनेशन हुई, ओवाई। ठीक है, ओवाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, ओवाई आप लोगों के पास क्या भी आउटपुट, हमारे पास इतनी क्या हो गई, डिटर्मिनेशन हो गई। अब आप लोगों ने क्या किया, चारों सेक्टर्स ने खर्चा क्या कर दिया था बेटा, जो अपना एक्सपेंडिचर था रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर था चारों सेक्टर्स के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया। तो हमारी जो नई एडी लाइन थी AD1 वो हमारे पास आ गई। अब डिफ्लेशनरी गैप, एग्जिस्टिंग आउटपुट हमारे पास देखो, हमारे पास इकोनॉमी में इतना आउटपुट क्रिएट हो चुका है, OY लेवल का है जो आउटपुट क्रिएट हो चुका है हमारी इकोनॉमी में, OY हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो चुका है। तो क्या होगा जब आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो डिफ्लेशनरी गैप, जिससे जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो क्या कर देंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे, जिसके कारण इकोनॉमी में ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ F पॉइंट लगा लो, M पॉइंट लगा लो, N कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो जो EF पॉइंट है, EF लाइन है, वो हमारे पास किसकी लाइन है, डिफ्लेशनरी गैप की, कि डेफिशिएंट डिमांड क्रिएटेड डिफ्लेशनरी गैप दैट इज इक्वल टू EF। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या थे, अनडिजायर्ड स्टॉक आ जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास स्टॉक्स बच जाएंगे, जिसके कारण डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। इसमें हमारे पास कांस्टेंट जीडीपी के कारण इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोग कैसे दे सकते हो बेटा, कि हमारे पास AD एग्रीगेट डिमांड कर्व, AS एग्रीगेट सप्लाई, बोथ इंटरसेक्ट एट द E पॉइंट। E पॉइंट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, थ्रू द E पॉइंट our income or output determination in the economy is of Y। ठीक है, and at the E point there is also full employment equilibrium, but due to increase the demand by all the sectors, our demand shifted upward, that is AD1 or AD dash, but we can't increase the output due to full employment equilibrium, that's why its pressure will be on the existing output or existing constant output GDP you can say, which creates the inflationary gap equals to EF। सिमिलरली आप लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब ये पॉइंट्स आप लोगों के जो मैंने कांस्टेंट जीडीपी का या अनडिजायर्ड स्टॉक्स का क्वेश्चन बोला है, पॉइंट बोला है बेटा, और क्लियर हो सकते हैं विद द कॉन्सिक्वेंसेज। इसके हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दैट मीन्स इसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैसे अलग से इफेक्ट भी हैं हमारे पास, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास हैं भी कॉन्सिक्वेंसेज। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज इसमें बेटा कांस्टेंट जीडीपी का ही कर लो आप लोग। कांस्टेंट जीडीपी देखो, आपको बहुत अच्छे से कांस्टेंट जीडीपी का टॉपिक बता दिया, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। कांस्टेंट जीडीपी का मीनिंग वही कि कांस्टेंट जीडीपी की हमारी इकोनॉमी में इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो चुका है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वी कांट इंक्रीज द आउटपुट ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिकॉज वी डिडंट हैव वर्किंग पॉपुलेशन on which we can apply the working population or we can increase the GDP. We can't do like this. That's why our GDP remains constant. Due to constant GDP there will be a inflation in the economy. Like this you can explain, और आप लोग बेटा दोबारा से डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हो यदि आपको अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज जस्ट आप लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी दे सकते हो कांस्टेंट जीडीपी की। और इसके कारण क्या होगा भी, इसके कारण होगा वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल, इसका मीनिंग क्या है वेज प्राइस स्पाइरल का? वेज प्राइस स्पाइरल, स्पाइरल होता है कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है। स्पाइरल जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो ना कि चलते ही जा रहा है ये सर्कल, लाइक दैट स्पाइरल। ठीक है जी, कैसे देखो भाई, इकोनॉमी में क्या हुआ, एक्सेस डिमांड हुई। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हुई जिसके कारण प्राइजेज इंक्रीज हो गई। एम आई राइट? अभी करवाया आपको इन्फ्लेशनरी गैप। अब बेटा आप लोग मेरे को बताओ कि यदि इकोनॉमी में प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं और जो हमारी लेबर क्लास है वो कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगी?
उसने भी तो कंज्यूम करना है। यदि इकॉनमी में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो उसके लिए भी तो प्राइस इंक्रीज होंगे। वो क्या करेगी, अपने ऑनर से बोलेगी वही मेरे वेजेस इंक्रीज कर दो, आई कांट परचेज द आउटपुट और आई कांट परचेज द प्रोडक्ट्स वट जो मेरी वेजेस हैं, ठीक है, उससे मैं अपने जो भी मेरा आउटपुट है मैं परचेज नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। प्रोड्यूसर ने उसकी बात मान ली प्रोड्यूसर ने वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया। अब बेटा जो प्रोड्यूसर ने वेजेस इंक्रीज़ किए हैं, क्या वो अपनी जेब से देगा उसको? नहीं, वो क्या करेगा, जो उसकी कॉस्ट है प्रोडक्ट में ही ऐड करेगा, जिसके कारण जो प्रोडक्ट है और महंगा होगा, पूरी इकॉनमी में इसका इफेक्ट होगा, पूरी इकॉनमी में ही इन्फ्लेशन आएगी, और जिसके कारण क्या हुआ, आपकी वेजेस इंक्रीज़ होने से प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए। प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे तो अगेन जो हमारी लेबर क्लास है वो क्या करेगी, वेजेस की डिमांड करेगी। तो एक स्पाइरल चलता रहेगा कि एक्सेस डिमांड के कारण वेज प्राइस स्पाइरल चलता है। प्राइजेस इंक्रीज होती हैं, प्राइजेस से इंक्रीज होने से वेजेस इंक्रीज होती हैं, वेजेस के इंक्रीज होने से अगेन प्राइजेस इंक्रीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें जो दे सकते हैं वो है बेटा हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? अब देखो जो कंज्यूमर्स हैं, मीन्स कि हमारे जो चारों सेक्टर्स हैं दे आर डिमांडिंग मोर, ठीक है, बट प्रोड्यूसर उनकी जो डिमांड है फुलफिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसके पास इतनी आउटपुट नहीं है और ना ही वो इतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो क्या होगा बेटा, इससे जो एक्सेस डिमांड से उसको प्रॉफिट होने थे, जो तो कॉस्ट थी बेटा, देखो कॉस्ट तो उसकी कवर हो ही जानी है, ठीक है, कॉस्ट वाले तो आप लॉस गिनो ही ना, बिकॉज उसका पैसा भी तो लगना था, कॉस्ट पे उसका खर्चा भी तो आना था बनाने में उसमें उसके। लेकिन जस्ट उसको लॉस किस चीज़ का होगा? प्रॉफिट का। उस एक्सेस डिमांड से जो उसको प्रॉफिट का लॉस होगा, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। कि जो डिमांड थी वो अनफुलफिल्ड डिमांड है, प्रोड्यूसर उसको पूरा नहीं कर सकता, जिसके कारण उसको प्रॉफिट्स का क्या होगा भाई? लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इट्स वेरी सिंपल, नॉट नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज जो भी आपने बात की है बेटा अकॉर्डिंग टू मी सारी इन्फ्लेशनरी गैप पे ही बात की है कि एक्सेस डिमांड के कारण क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, वही ड्यू टू कांस्टेंट जीडीपी होगा, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये आप लोगों के हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास क्या हैं? डिफ्लेशनरी गैप के एक तो पहला जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज अनडिजायर्ड स्टॉक्स। अनडिजायर्ड स्टॉक दैट मीन्स कि आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, सभी सेक्टर्स के द्वारा डिमांड डिक्रीज कर दी गई, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स के पास क्या हो गया? अनप्लैन्ड इन्वेंट्रीज। अनप्लैन्ड इन्वेंट्रीज भी बोल सकते हो भी अनडिजायर्ड स्टॉक को। एक होती है प्लैन्ड इन्वेंट्रीज मीन्स की डिजायर्ड स्टॉक्स, एक होती है अनप्लैन्ड इन्वेंट्रीज दैट मीन्स की अनडिजायर्ड स्टॉक। प्लैन्ड इन्वेंट्रीज और डिजायर्ड स्टॉक का मीनिंग है जब प्रोड्यूसर जानबूझकर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि फ्यूचर में जब भी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मैं उसको पूरा कर सकूं। वो तो होते हैं डिजायर्ड स्टॉक्स, उसने जानबूझकर किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। लेकिन जो हमारे पास अनडिजायर्ड है और अनप्लैन्ड इन्वेंट्रीज हैं, उसका मीनिंग है कि प्रोड्यूसर ने कोई ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया था, जस्ट उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हुई, इसी कारण उसके पास वो प्रोडक्ट क्या पड़ा है? अनसोल्ड पड़ा है। अब जो प्रोडक्ट अनसोल्ड पड़ा है बेटा वो है हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक्स। ठीक है जी, इसी से आप लोग पॉइंट क्रिएट कर सकते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट का। जो अब अनडिजायर्ड स्टॉक्स हैं, जो उसके पास स्टॉक पड़ा है, उस स्टॉक को वो कैसे सेल करेगा? बाय डिक्रीजिंग द प्राइजेस। उसको लॉस हुआ ना, किसका लॉस हुआ बेटा? प्रॉफिट का लॉस हुआ, तो हमारे पास हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज उसने क्या कर दिया? प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया। एक पॉइंट देखो आप लोग भी डिफ्लेशनरी गैप का ही क्रिएट कर सकते हो, जिसके बारे में हमने बात की है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में वही जो हम लोगों ने बात की है सारी, उसी की बात आएगी डिफ्लेशनरी गैप में। और इसके साथ ही बेटा आप लोग इनका डायग्राम भी दे सकते हो, जो हमारे पास इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप है उनका डायग्राम भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है जी, और
इसमें आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में देखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी AD इक्वल टू AS होगी तो आपने सभी रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज किए हैं। AD इक्वल टू AS पॉसिबल है जब आप कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। तो वही पॉइंट है कि हम यहाँ क्या करेंगे कि आप लोग कम, जस्ट आप लोग इतनी एम्प्लॉयमेंट को यूज़ कर रहे हो, हमारी जो ये एम्प्लॉयमेंट है वो आइडल पड़ी है, इतने रिसोर्सेज हमारे आइडल पड़े हैं कि डिफ्लेशनरी गैप के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दैट मीन्स विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज AD इक्वल टू AS हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारी आइडल कैपेसिटी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आइडल रह जाएगी, हम रिसोर्सेज को फुली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तो थे आपके कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि एक हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, किस पे? इकॉनमी पे। हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं इकॉनमी पे, किसके भाई? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के। बिकॉज समटाइम्स आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस। तो हमारे पास तीन चीज़ों पे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे बेटा। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं भाई? एक तो है देखो एम्प्लॉयमेंट, एक आपके पास है आउटपुट और एक है आपके पास प्राइस। अब देखो इन्फ्लेशनरी गैप, यदि आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस। आउटपुट पे, एक्सेस डिमांड पे, देखो डिमांड एक्सेस हो रही है नो डाउट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में और हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है विलिंग और लेबर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगी तो आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हो भाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट रखनी है, आउटपुट आप इंक्रीज ही नहीं कर सकते। जस्ट क्या होगा बेटा? राइज इन प्राइजेस, जस्ट आपके प्राइस इंक्रीज होंगे। ठीक है जी, तो ये इम्पैक्ट है, ये दोनों अनफेक्टेड रहेंगे, जस्ट प्राइस क्या होंगे भाई? इंक्रीज होंगे। सिमिलरली डेफिशिएंट डिमांड में बेटा क्या होगा? आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज इतनी जो आपकी कैपेसिटी है, इतनी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आइडल है, वो फ्री है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा? जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है बेटा, इतना आउटपुट भी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट विल ऑल डिक्रीज, आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज, प्राइस लेवल विल ऑल्सो डिक्रीज। इसमें जो हमारी तीनों चीज़ें हैं वो डिक्रीज होंगी, लेकिन इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट अनअफेक्टेड रहेगी, जस्ट प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये आपका फुल कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का। ठीक है, जिससे आपका डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है बेटा, और आपका एक फुल फ्लैश, यदि आपको 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग वो भी कवर कर सकते हैं। यदि आपको सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं भाई, कांस्टेंट जीडीपी क्या है, वॉट एवर, तो आप लोग उसका आंसर भी इससे दे सकते हैं। और बेटा अब इनको हमने ठीक कैसे करना है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को आप लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा।